नमस्कार, वेलकम। राजस्थान कला संस्कृति के अंदर आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की प्रथाएं। और राजस्थान के अंदर प्राचीन समय में हम जानते हैं कि अनेक प्रकार की कुप्रथाएं व्याप्त थी। ब्रिटिश काल के दौरान इन कुप्रथाओं को विभिन्न कुप्रथाओं का निवारण किया गया और शासकों पर इसके लिए दबाव डाला गया। तो राजस्थान की जो भी कुप्रथाएं थी उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी जो कुप्रथा थी वो थी सती प्रथा। तो सबसे पहले सती प्रथा क्या है? पति की असामयिक मृत्यु होने पर स्वयं को पति के शव के साथ में दहन कर देना, मृत्यु को अपनाना ही सती प्रथा कहलाता है। सती प्रथा के 3 प्रकार हमारे राजस्थान में प्रचलित थे। एक था सती होना पति के पीछे, एक था अनुमरण। अनुमरण किसी भी चिन्ह के साथ में जब सती होना, पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होने पर पति के चिन्ह के साथ में स्वयं को सती कर देना ही अनुमरण कहलाता था। और एक है महासती, जो पुत्र वियोग में पुत्र के साथ मां का सती होना। तो सबसे पहले बात करते हैं सती प्रथा की। पति की मृत्यु होने पर पति के शव के साथ में स्वयं को मृत्यु को वरण करना और स्वयं को शव के साथ में दहन करना जीवित ही सती प्रथा कहलाता था। जब पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर होती थी तो उसके किसी प्रतीक चिन्ह के साथ में मृत्यु को अपनाना अनुमरण कहलाता था। तो अनुमरण जो था वो किसी प्रतीक चिन्ह के साथ में मृत्यु को अपनाना अनुमरण कहलाता था। अनुमरण के अंतर्गत जो स्त्री सती होती थी उनको महासती भी कहा जाता था। एक होता है महासती। महासती हम देखते राजस्थान के अंदर कई महासती हुई है। तो पुत्र वियोग के अंदर पुत्र के शव के साथ में पुत्र वियोग में सती होना महासती कहलाता है। इन सतियों के द्वारा सती होने से पूर्व अपने एक आदेश जारी किए जाते थे। उन आदेशों को अलग कहा जाता था। अब सती प्रथा के इतिहास की अगर बात करें तो सती प्रथा की प्राचीनतम जानकारी भारत के अंदर सती प्रथा की सबसे पहली जानकारी गुप्त शासक भानुगुप्त का 510 ईस्वी में एरण, जो कि मध्य प्रदेश, एरण मध्य प्रदेश के अंदर एरण के अभिलेख में सबसे पहली जानकारी जो सती प्रथा की मिलती है वो भानुगुप्त के समय के जो अभिलेख एरण के अभिलेख में मिलती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे पहली जानकारी 861 ईस्वी के अंदर जो घटियाले का शिलालेख है जोधपुर के अंदर, घटियाले के शिलालेख में सबसे प्राचीनतम जानकारी मिलती है। अब जो एरण का शिलालेख था उसमें यह बताया गया है कि हुणों के विरुद्ध एक ठाकुर गोपराज की पत्नी जो है वो सती हुई थी। गोपराज के वीर गति को प्राप्त होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। तो इसमें बताया गया है गोपराज की पत्नी सती हुई थी। वही राजस्थान का जो प्राचीनतम साक्ष्य है उसमें सेनापति राणुजा की पत्नी संपत देवी सती हुई थी। अब अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर अंतिम सती कब हुई थी तो राजस्थान के अंदर जो अंतिम सती हुई थी वो 1987 के अंदर दिलरावा गांव सीकर में, दिलरावा गांव सीकर के अंदर मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। तो ये तो हुआ सती प्रथा के सती हुई थी। तो ये तो हुई सती प्रथा के इतिहास की बात। अब देखते हैं सती प्रथा के निवारण के क्या क्या प्रयास किए गए। तो सती प्रथा के निवारण के लिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। इसके बाद में जब अकबर ने
तैमूर के इसके बाद में अकबर ने बैरम खां के पतन के बाद में जब अनेक कुप्रथाओं को समाप्त किया तो इस कुप्रथा को भी समाप्त करने का प्रयास किया। तो उसके बाद में अकबर ने भी इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन इन दोनों को इसमें सफलता नहीं मिली। कालांतर के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 के अंदर बंगाल में सती प्रथा को अवैध घोषित किया और 1830 के अंदर संपूर्ण भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। इससे पूर्व राजस्थान में सती प्रथा में सबसे पहले जो रोक लगाई गई थी वो 1822 के अंदर बूंदी रियासत के अंदर लगाई गई थी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अधिनियम के तहत राजस्थान में जो सबसे पहली रोक लगी थी वो अलवर रियासत के अंदर लगाई गई थी। सती प्रथा अधिनियम। इसके बाद में जब 1987 के अंदर ये घटना होती है, दिलरावा गांव सीकर के अंदर रूप कंवर सती हुई, तो सती प्रथा निवारण अधिनियम बनाया गया और इसके बाद में ये राजस्थान की अंतिम घटना थी। तो सती प्रथा के बारे में एक बार दोबारा से थोड़ा रिवीजन करते हैं कि सती प्रथा पति की अनायास मृत्यु हो जाने पर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पति के शव के साथ में ही स्वयं को दहन कर देना सती प्रथा कहलाता है। यदि पति की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर हुई है तो उसके किसी प्रतीक चिन्ह के साथ में मृत्यु को वर्ण करना अनुमरण कहलाता है। अनुमरण के तहत सती होने वाली स्त्री को महासती कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में पुत्र वियोग में सती होना महासती कहलाता है। सतियों के द्वारा दिए गए पूर्व आदेश अलग कहलाते हैं और सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य भारत के अंदर एरण का अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का भानुगुप्त के समय का है, वो प्राचीनतम साक्ष्य सती प्रथा का उल्लेख करता है, जिसमें हुणों के विरुद्ध गोपराज के वीर गति को प्राप्त होने पर उसकी पत्नी सती हुई थी। इसके पश्चात राजस्थान के अंदर पहला उल्लेख जो है वो 861 ईस्वी में घटियाले के शिलालेख में वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि सेनापति रानूजा की पत्नी संपत देवी सती हुई थी और अंतिम जो सती हुई थी वो दिलरावा गांव सीकर में 1987 के अंदर मोहन सिंह की पत्नी रूप कंवर सती हुई थी। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किए थे, उसके बाद में सम्राट अकबर ने प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली और इसके पश्चात राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने 1829 के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया बंगाल के अंदर और 1830 को संपूर्ण भारत में से घोषित किया गया। इसके पहले 1822 में बूंदी रियासत के अंदर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस रियासत के अंदर रोक लगाई गई, तो बूंदी रियासत के अंदर रोक लगाई सती प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इस अधिनियम के तहत सबसे पहले अलवर रियासत के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई गई। तो सती प्रथा के बाद में अब हम राजस्थान की जो अगली कुप्रथा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सती प्रथा को हम सहगमन, समरण, अन्वारोहण भी कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी बड़ी कुप्रथा है जौहर और केसरिया। ये दोनों प्रथाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ये देखते हैं, जब कोई राजपूत केसरिया धारण करके दुश्मन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है, यानी यदि वो दुश्मन को वध करके लौटेगा या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, तो इस स्थिति को केसरिया करना कहा जाता है। जब केसरिया हो जाता है यानी राजपूत अगर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे केसरिया होना कहते हैं। और केसरिया के बाद में जौहर होता है। जौहर राजपूत की वीर गति को प्राप्त होने पर, केसरिया होने पर अपने अस्तित्व की लाज बचाए रखने के लिए स्वयं को जल और अग्नि के हवाले कर देना ही जीवित जौहर कहलाता है। तो जौहर और केसरिया दोनों का एक साथ ये दो रूप है और जौहर और केसरिया दोनों का साथ में होना ही साका कहलाता है। अगर इन दोनों को साथ नहीं हुआ जाता है तो वो साका नहीं कहलाता है। साका में जौहर और केसरिया दोनों होता है। तो सबसे पहले हमने केसरिया की बात की कि जब राजपूत
आन बान की रक्षा के लिए किसरे धारण करके दुश्मन पर टूट पड़ता है कि या तो वो दुश्मन को समाप्त करेगा या स्वयं वीर गति को प्राप्त होगा, तो इसे किसरिया कहा जाता है। और अस्तित्व की रक्षा के लिए किसरिया होने पर स्वयं को जल या आग को वरण कर देना ही और मृत्यु को अपनाना जौहर प्रथा कहलाता है। अब इस प्रथा की बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर इस प्रथा की शुरुआत सबसे पहले रणथंभौर के शासक 1301 ईस्वी के अंदर सबसे पहला साका जो हुआ था राजस्थान के अंदर वो रणथंभौर में हुआ था। और यह साका जो था वो हमीरदेव और खिलजी के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। इस साके में हमीरदेव की पत्नी रंगी देवी ने जौहर किया और पदमला उनकी पुत्री ने जौहर किया था। तो इस साके की बात करते हैं। 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर चढ़ाई की थी तो रणथंभौर में हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ और हमीरदेव की पत्नी रंगी देवी और उसकी पुत्री पद्मला ने जल जौहर किया था। राजस्थान का ये एकमात्र जल जौहर था। इसके पश्चात राजस्थान का जो दूसरा साका 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ और यहां रतन सिंह, चित्तौड़ के शासक रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह के वीर गति को प्राप्त होने पर उनकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसके बाद में चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी के अंदर हुआ और इसमें विक्रमादित्य और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और विक्रमादित्य वहां का शासक था। विक्रमादित्य की कर्णावती ने, जो विक्रमादित्य की मां थी, उसने जौहर किया था। इसके पश्चात 1567 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ में जो साका हुआ वो मुख्य जो युद्ध था इसके बारे में बात करते हैं। 1567 के अंदर चित्तौड़ पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो चित्तौड़ के दरवाजे बंद कर लिए गए और लंबे समय तक चित्तौड़ के दरवाजे बंद रहे। तो अकबर ने चित्तौड़ के किले में गतिविधि को जानने के लिए एक बड़ा ही टीला बनाया और वो टीला इतनी जल्दी बनाया कि उस टीले को बनाने के लिए, मिट्टी के टीले को बनाने के लिए श्रमिक को एक तगारी डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए एक मुहर दी गई। तो ये जो टीला है बहुत जल्द बन के तैयार हुआ। जब ये टीला बन के तैयार हुआ तो चित्तौड़ पे संकट गिर गया और ऐसे में उदय सिंह को सलाह दी गई कि आप इस दुर्ग को छोड़ के कहीं अन्यत्र चले जाइए। उदय सिंह अपने परिवार सहित गिरवा की पहाड़ियों में चले गए और जयमल और फत्ता ने उस किले की, उस अकबर की फौज का सामना करने की बागडोर संभाली। जयमल फत्ता के वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा और इस युद्ध के अंदर अकबर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने उनकी जो मूर्ति है वो आगरा के किले में लगाई। फिर उसके बाद में उन्हीं मूर्तियों को बीकानेर के शासक राय सिंह जो थे वो जूनागढ़ किले में लेके आए। तो इस साके के अंदर जब उदय सिंह का परिवार गिरवा की पहाड़ियों में चला गया तो यह युद्ध मुख्य रूप से जयमल फत्ता और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जयमल फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए और फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने साका किया था। अब ये तो राजस्थान के
अब राजस्थान में सर्वाधिक साके जो हैं वो चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक साके हुए हैं। राजस्थान के सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़ के अंदर हुए हैं। और बात करते राजस्थान के अढ़ाई साकों की। राजस्थान के अंदर जैसलमेर रियासत के अंदर अढ़ाई साके हुए हैं। इन साकों में जो तीसरा साका था उसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। जैसलमेर के अंदर पहला साका 1316 ईस्वी के अंदर हुआ था। 1316 ईस्वी के अंदर जैसलमेर में पहला साका हुआ था, वो अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के बीच में हुआ था। 1359 ईस्वी के अंदर फिरोज तुगलक और राव दूधा के बीच में, और 1550 के अंदर जो साका हुआ वो अर्थ साका था। एग्जाम में ये पूछा जाता है अर्थ साका। यह अर्थ साका लूणकरण और अमीर अली के बीच में, कंधार के शासक अमीर अली के बीच में हुआ था। इस साके के इस युद्ध में हमला इतनी तेजी से हुआ कि पूर्व तैयारी न होने से जौहर नहीं किया गया और जौहर नहीं किए जाने पर केवल केसरिया हुआ। इसीलिए इस साके को अर्ध साका कहा जाता है। तो ये राजस्थान की जौहर प्रथा और केसरिया प्रथा हुई। इसके बारे में अगले प्रथा की बात करते हैं, कन्यावध। राजस्थान के अंदर राजपूत समाज के अंदर मुख्य प्रचलित कन्यावध, कन्या के जन्म होते ही उसे जहर देकर या गला दबाकर मारने की प्रथा थी। इसके बारे में यह कहा जाता है कि चारणों के द्वारा जो त्याग प्रथा की गई थी, कन्यावध जो है राजपूत समाज में, और अगर मूल देखा जाए तो यह मारवाड़ के राजपूतों में प्रचलित थी। मारवाड़ के राजपूतों में अधिकतर यह प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा में यह बताया जाता है कि चारणों के द्वारा जो त्याग प्रथा, जो हठ पूर्वक मांग की जाती थी, किसी प्रकार के राजपूतों के घर वैवाहिक समारोह और जन्मोत्सव पर, उसके कारण से कन्याओं को, उससे बचने के लिए कन्याओं को जीते जी मार दिया जाता था। और इसी अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के एजीजी ने सभी राजाओं को निर्देश दिए और सबसे पहले इस प्रथा को 1833 ईस्वी के अंदर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से, जब कोटा के शासक उमेद सिंह थे, सबसे पहले इस रियासत में, कोटा रियासत के अंदर रोक लगाई गई। 1834 के अंदर बूंदी रियासत के अंदर रोक लगाई गई और 1844 के अंदर जयपुर और उदयपुर रियासत के अंदर भी रोक लगा दी गई। तो कन्यावध जो है वो मूलतः राजपूत समाज में प्रचलित थी ये प्रथा, और इसमें कन्या को जीते जी मार दिया जाता था। और इसको समाप्त करने के लिए 1833 के अंदर कोटा के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से सबसे पहले कोटा में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अब अगली प्रथा की बात करते हैं। तो अगली प्रथा जो कन्यावध से जुड़ी हुई है, त्याग प्रथा। राजपूत समाज के यहाँ किसी प्रकार का वैवाहिक समारोह, जन्मोत्सव और कोई मांगलिक कार्य होने पर ढोली, भाट और चारण समाज के द्वारा दक्षिणा की मांग, हठ पूर्वक दक्षिणा की मांग की जाती थी। और इसी दक्षिणा से बचने के लिए कन्यावध की शुरुआत हुई थी। कन्यावध के बारे में ये श्यामलदास जो वीर विनोद के रचयिता है वो ये भी कहते हैं कि कन्यावध का मूल कारण टीके की प्रथा थी। अब त्याग प्रथा,
त्याग प्रथा जो थी उसकी वजह से राजपूत समाज का वो वर्ग जो इतना धनिक वर्ग नहीं था, वो कन्यावध उस समाज के अंदर प्रचलित हुआ और त्याग प्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले 1841 के अंदर जोधपुर के शासक मान सिंह ने इस प्रथा को सीमित किया था। इसके पश्चात 1888 के अंदर वाल्टर द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया और राजपूत हितकारिणी सभा के द्वारा इस प्रथा को सीमित करने के प्रयास किए गए। तो इसके बारे में इतना याद रखना है कि त्याग प्रथा का प्रचलन जो था वो राजपूत समाज में था। चारणों की जो हठपूर्वक मांग थी उसके कारण से कन्यावध का प्रथा प्रचलित वहां पे हुई और इसके सबसे पहले प्रयास 1841 के अंदर मान सिंह जोधपुर के शासक के द्वारा इसको सीमित किया गया था और 1888 में वाल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान की अगली प्रथा जो है समाधि प्रथा। मूल रूप से सन्यासों के द्वारा जल के अंदर और भूमि के अंदर भूगर्भ में बैठकर समाधि लेने की प्रथा राजस्थान के अंदर व्याप्त थी और समाधि प्रथा को सबसे पहले जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयास से 1844 ईस्वी के अंदर इसको समाप्त किया गया। उस समय राम सिंह द्वितीय जो थे वो जयपुर के शासक थे। समाधि प्रथा के बाद में डावरिया प्रथा। रियासती काल के अंदर राजपूत कन्या के विवाह और जागीरदार कन्या के विवाह के समय सामंतों की कन्या उनको कन्याओं को क्रय करके उनके साथ में भेजा जाता था ताकि वो वहां पे परिचायक बनकर जीवन व्यतीत करती थी और दासी का जीवन जीती थी। इस प्रकार ये जो प्रथा थी उसको डावरी कहा जाता था और इस प्रथा को डावरिया प्रथा कहा जाता था। तो डावरिया प्रथा के बारे में हमने ये पढ़ा, सामंतों की कन्या साथ में दी जाती थी। तो इतनी कुप्रथा राजस्थान के अंदर व्याप्त थी। ऋग्वेदिक काल के अंदर जिस स्त्री की इतनी उच्च दशा थी वो आगे 19 सदी के आते आते वो कहां रह गई थी। अब बात करते हैं आगे डाकण प्रथा की। राजस्थान की भील और मीणा जनजाति के अंदर एक प्रथा थी डाकण प्रथा। डाकण प्रथा क्या थी कि जब स्त्री के ऊपर ये संदेह होता था कि इसके अंदर उसकी गतिविधि को देखते हुए कि इसके अंदर कोई बाहरी आत्मा प्रवेश की गई है तो उसको डाकण मान लिया जाता था। तो डाकण प्रथा जो थी मूलतः ये भील और मीणा जनजाति के अंदर व्याप्त थी। इसमें जो महिला थी उसको डाकण का रूप माना जाता था और उसके शरीर से उस डाकण को निकालने के लिए उससे महिला को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी और उन यातनाओं का कष्ट को सहकर कई महिलाएं जो है वो मर जाती थी और यदि उन यातनाओं की परीक्षा से वो महिला गुजर जाती थी तो ये माना जाता था कि उसके शरीर से आत्मा निकल चुकी है। तो ये प्रथा जो थी वो बहुत ही अमानवीय थी। इस प्रथा को रोक लगाने के लिए भारत के एजीजी ने सभी रियासतों को निर्देश दिए कि वे रियासतों के राजा जो है इस प्रथा को प्रतिबंधित करें और सबसे पहले इस प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी वो मेवाड़ के खेरवाड़ा के अंदर, खेरवाड़ा जो है वहां पर एमसीबी के कमांडेंट जीसी ब्रुक के द्वारा जब स्वरूप सिंह का शासनकाल था सबसे पहले इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी खेरवाड़ा के अंदर। डाकण प्रथा के बाद में आगे बात करते हैं संथारा प्रथा।
कुकड़ी की रस्म, राजस्थान की प्रथाओं में ये कुछ प्रथाएं ऐसी है जो मुख्य है, बाकी प्रथाएं जो है वो काफी संक्षेप में है। संथाना प्रथा जो होती है वो जैन समाज के अंदर प्रचलित है। इसको सल्लेखाना भी कहा जाता है, इसको सल्लेखाना भी कहा जाता है। इस प्रथा के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से मृत्यु को वरण करने के लिए अन्न जल का त्याग किया जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु से दीक्षित हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग इसी प्रथा के द्वारा किया था। तो संथाना प्रथा का जो मेन प्रचलन है वो जैन समाज के अंदर है। पर्दा प्रथा, प्राचीन समय के अंदर पर्दा प्रथा नहीं थी। मध्यकाल के अंदर बाहरी आक्रांताओं के द्वारा जब स्त्री को कुदृष्टि से देखा जाता था तो इसके लिए पर्दा प्रथा का आगमन हुआ। पर्दा प्रथा का आगमन अस्तित्व की लज्जा के लिए हुआ था और मुस्लिम धर्म के अंदर पर्दा प्रथा जो है वो उनका एक धार्मिक हिस्सा है। तो पर्दा प्रथा के बाद बात करते हैं चारी प्रथा। मूल तो खेरार क्षेत्र भीलवाड़ा के अंदर, खेरार क्षेत्र जो है वो भीलवाड़ा, वहां पर जो गरीब वर्ग है वहां पर खेरार चारी प्रथा का प्रचलन है। चारी क्या है? खेरार क्षेत्र भीलवाड़ा के अंदर जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा पुत्री को कई बार विवाह किया जाता है, क्योंकि एक बार विवाह करने पर चारी एक मांग मिलती है और उस मांग के लालच में उसका विवाह अनेकों बार कर दिया जाता है और इसी को चारी प्रथा कहा जाता है। क्योंकि चारी एक मांग थी, उस चारी को लेके एक बार विवाह किया जाता था और विवाह को महत्व ने देकर दोबारा उसका विवाह कई अन्य स्थानों पर बार बार किया जाता था। इसको चारी प्रथा कहा जाता था। इसी प्रकार राजस्थान की एक और प्रथा कुप्रथा है, वो है कुकड़ी की रस्म। मूलतः सासी जनजाति के अंदर रस्म है जिसमें नवविवाहिता को शादी के बाद में अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। वो प्रथा सासी जनजाति के अंदर व्याप्त है। सासी जनजाति के अंदर ये प्रथा व्याप्त है जिसमें चारित्रिक परीक्षा देनी होती है। अब मेवाड़ के अंदर एक प्रथा थी आन प्रथा। मेवाड़ के महाराणा की स्थायी भक्ति की जो एक प्रथा थी, स्थायी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी, वो प्रथा आन प्रथा थी। और 1864 के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया गया। इसके बाद में बात करते हैं बेगार प्रथा और सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा की। किसी भी कार्य को करने के बदले में यदि कोई वेतन नहीं दिया जाता है और मुफ्त में कार्य करवाया जाता है तो उसे बेगारी कहा जाता है। रियासती काल के अंदर उच्च वर्ग के द्वारा जो सेठ, धनिक, महाजन, साहूकार, राजाओं के द्वारा जो गरीब लोग थे उनसे बेगारी करवाई जाती थी, उनको मुफ्त कार्य करवाया जाता था, किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। और यह बेगारी जो है वो उसके लिए 1976 के अंदर बेगार श्रम पद्धति अधिनियम लागू किया गया। बेगार श्रम पद्धति एक्ट लागू किया गया और इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अब बात करते हैं सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा की। सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा ये प्राचीन समय के अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान में जो कृषि है उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी और महाजन और साहूकार जो होते थे वो गरीब लोगों को उच्च ब्याज पर ऋण देते थे और जब वो ब्याज नहीं चुका पाते थे तो उनको वे अपने यहाँ पे एक बंधक बनाकर, दास बनाकर रखते थे और अपने खेतों में और घर पर कार्य करवाया करते थे। तो यह बंधक दास होते थे, इसीलिए इसको सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा कहा गया है, क्योंकि एक बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करते थे। 1861 के अंदर एक अधिनियम बनाकर सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा पर रोक लगाई गई। अब जो खेतों में कार्य करते थे, अगर उस प्रथा को हाली प्रथा, और यदि वे घर में कार्य करते थे तो उसको चाकर प्रथा कहा जाता है। हाली खेतों में कार्य करने वाले और चाकर प्रथा जो थी, यदि वो बंधक मजदूर जो है वो घर में कार्य करते थे तो उसको
चाकर प्रथा कहा जाता था। अब अगली प्रथा की बात करते हैं, मानव व्यापार प्रथा। रियासती काल के अंदर राजा और राजपूत समाज और अन्य उच्च वर्ग की कन्याओं के विवाह पर जो सामंतों की कन्या और अन्य कन्याओं को क्रय करके उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी और अपने ऐश आराम के लिए भी दासी बनाने के लिए, और इसलिए स्त्रियों का क्रय किया जाता था। इस प्रचार का ब्रिटिश सरकार ने विरोध किया और क्योंकि इस प्रथा में एक व्यक्ति वस्तु की भांति उसका कार्य बन गया था, मानव व्यापार प्रथा। और इस प्रथा पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोटा में इस प्रथा पर चौथान नामक कर भी लिया जाता था, यानी एक ऐसी प्रथा थी जिस पर टैक्स भी लगता था, चौथान कर लिया जाता था। सबसे पहले इस प्रथा को कोटा रियासत ने ही प्रतिबंधित किया और 1847 के अंदर जयपुर रियासत के अंदर मानव व्यापार प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। अब इसके बाद बात करते हैं दास प्रथा की। प्राचीन समय में जब युद्ध होता था, युद्ध काल के अंदर जो बंदी बनाए जाते थे उनको दास बनाया जाता था, दास और दासी बनाया जाता था। उन दास और दासी को विभिन्न कार्य करवाए जाते थे। बड़े बड़े राजघरानों के अंदर विभिन्न प्रकार के दास होते थे। उन दासों का एक बड़ा विभाग होता था, उस विभाग को राजलोक कहा जाता था। तो दास प्रथा जो थी उसमें राजलोक जो था वो दासों का विभाग था। दासों के विभाग को राजलोक, दासों का विभाग, दासों का विभाग। अब जो दासी हुआ करती थी उस दासी को यदि राजा अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे, तो यदि दासी को राजा अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते थे तो उसको परदायत कहा जाता था। यदि दासी को उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और यदि उसी दासी को राजा हाथ, पांव और हाथों में सोने के गहने पहनने की स्वीकृति देते थे तो उसको खवाशन या पासवान कहा जाता है। इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय की जो पासवान थी, जो रस कपूर, उसके लिए उन्होंने सिक्के भी चलाए थे। और जोधपुर की विजय सिंह की पासवान गुलाब राय, जिसको जोधपुर की नूरजहां की संज्ञा भी दी जाती है, वो वहां की पासवान थी। जब गहने पहनने की स्वीकृति दी जाती थी तो पासवान कहलाती थी। तो ये तो हुई दास प्रथा की बात। दास प्रथा के बाद में दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बाद में सर्वविदित है, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। लड़की के विवाह के पश्चात उसके ससुराल वालों के द्वारा लड़की से दहेज की मांग करते हुए विभिन्न प्रकार की यातना देना और उसको परेशान करना दहेज प्रथा कहलाता है। दहेज प्रथा के तहत विभिन्न जो अनेक प्रकार की लड़कियों ने अपने आत्महत्या की है और जिसके कारण से 1961 के अंदर दहेज निषेध एक्ट बनाया गया। अगर दहेज प्रथा से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो उसके अधिनियम के बारे में आएगा। इसके बारे में दो प्रथा राजस्थान की जो है वो विधवा विवाह और बाल विवाह। बाल विवाह के बारे में हम ये देखते हैं कि बाल विवाह बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चे को कुछ मालूम नहीं होता है उस समय उसका विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह का प्रचलन राजस्थान के अंदर बहुतायत से था और राजस्थान में बाल विवाह जो है आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, आका तीज को एक अबूझ सावा माना जाता है और उस समय बाल विवाह होते हैं। जनजाति के अंदर अगर देखें तो जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह जो है वो मीणा जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। मीणा जनजाति के अंदर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं।
बाल विवाह को, इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सबसे पहले अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने प्रयास किए और हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 के अंदर शारदा एक्ट लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का लड़का और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह जो है वो कानून की दृष्टि से गैर कानूनी माना गया। अब वर्तमान में 21 वर्ष की उम्र का लड़का और 18 वर्ष की उम्र की लड़की जो है वो कानूनी रूप से विवाह के योग्य होने के लिए जरूरी है। तो शारदा एक्ट, और इस एक्ट पर अगर बात करें तो सबसे पहले इस एक्ट पर राजस्थान में कोई रोक लगाई गई थी तो जोधपुर के शासक प्रताप सिंह के द्वारा रोक लगाई गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह की। प्राचीन समय में जहां हम देखते हैं कि एक पुरुष का जीवन जितना ऐश आराम से भरा हुआ था, उतने ही स्त्री का जीवन जो है वो कष्टों से भरा हुआ था। पति की मृत्यु होने के बाद में उसको जीवन भर कष्ट में जीवन गुजारना पड़ता था और घर के ही किसी मांगलिक कार्य में उसकी उपस्थिति को एक अमांगलिक अपशकुन माना जाता था। तो उसका जीवन इतना कठिनाइयों से भरा था। तो विधवा के जीवन को, कष्टमय जीवन को सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज उठाई तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ही प्रयासों से इनके ही प्रयासों से 1856 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने एक कानून बनाया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और जब लॉर्ड डलहौजी के बाद में अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय यह अधिनियम पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय यह अधिनियम पास हुआ। अब विधवा पुनर्विवाह के ऊपर चांदकरण शारदा जो है उन्होंने एक विधवा विवाह पुस्तक भी लिखी है। तो आज राजस्थान की प्रथाओं के बारे में अध्ययन किया। राजस्थान की बहुत सी प्रथाओं को ब्रिटिश काल के समय समाप्त किया गया है और आजादी के बाद में अन्य प्रथाओं को भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाकर समाप्त किया है। लेकिन कहीं न कहीं समाज के अंदरूनी स्तर पर कुछ प्रथाएं आज भी विद्यमान है। तो इन जो प्रथाएं हैं, आशा करते हैं आगे जाकर ये प्रथाएं समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की प्रथाओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।